नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे और आपके YouTube चैनल लर्न विद नंद किशोर सागर में। साथियों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वित्तीय वर्ष 2024-25 जिसका कर निर्धारण वर्ष होगा 2025-26, तो इस साल आप अपनी टोटल सेविंग्स पर आयकर में अधिकतम कितनी छूट प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी टोटल सेविंग्स की, तो वो कौन कौन सी संभावित सेविंग्स हैं जो आपके द्वारा की जा सकती हैं और उन सेविंग्स के माध्यम से आप आयकर में ज्यादा से ज्यादा छूट प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ कैलकुलेशंस के माध्यम से आपको दिखाया है। सबसे पहले हम ये मान करके चलते हैं कि अगर आपकी टोटल इनकम असेसमेंट ईयर 2025-26 में 9,75,000 रुपए की है, तो इस टोटल इनकम पर आप अगर ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग अपना ITR फाइल करते हैं और आपने सफिशिएंट सेविंग्स कर रखी हैं, तो आप अपना पूरा टैक्स बचा सकते हैं। जबकि इनकम टैक्स के न्यू रिजीम में क्योंकि सेविंग्स का प्रावधान नहीं है, तो इस वजह से अगर आपके पास पर्याप्त सेविंग्स नहीं है तो यहाँ पर आपको टैक्स के रूप में कुछ अमाउंट पे करना पड़ जाएगा। लेकिन जिन सेविंग्स की हम अभी बात करने वाले हैं, अगर वो सेविंग्स आपने कर रखी हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम में आप उन सेविंग्स का फायदा ले सकते हैं और अपने पूरे के पूरे टैक्स को बचा सकते हैं। तो अब हम जान लेते हैं उन डिडक्शंस और सेविंग्स के बारे में जिनका लाभ आप यहाँ पर ले सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में। तो सबसे पहले यहाँ पर है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम में हमें मिलती है 50,000 की, और न्यू टैक्स रिजीम में असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ये स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाएगी 75,000। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दोनों में मिलता है, बस अमाउंट अलग अलग है। इसके बाद में नेक्स्ट है, अगर आपने हाउस लोन ले रखा है तो उस हाउस लोन पर जितना ब्याज आप पे करते हैं उसमें अधिकतम 2 लाख रुपए तक की छूट आप ले सकते हैं। जो हाउस लोन आपने लिया है उसमें जब आप बैंक को अपने लोन का पेमेंट करते हैं तो उसमें दो चीजें रहती हैं, एक रहता है इंटरेस्ट और एक रहता है प्रिंसिपल अमाउंट। तो यहाँ पर बात हो रही है इंटरेस्ट की, तो हाउस लोन के इंटरेस्ट पर ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए तक की छूट ली जा सकती है। इसके बाद में नेक्स्ट है सेक्शन 80C के अंतर्गत आप अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर सेक्शन 80C में आपके कई इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि आ जाते हैं, तो उनमें से आपने अगर कोई एक या कई इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो उन सभी को मिलाकर कुल 1,50,000 रुपए तक की छूट आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं सेक्शन 80C के अंतर्गत। अब सेक्शन 80C में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपने PPF में अपना पैसा जमा किया हो, EPF में आपने डिपॉजिट किए हो, या आपने FD करा रखी है जिसे हम फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं, या आपने NSC ले रखी है। इसके अलावा हो सकता है कि आपने सुकन्या समृद्धि योजना में डिपॉजिट कर रखा हो। 2 बच्चों की ट्यूशन फीस यहाँ पर दिखाई जा सकती है। और इसके अलावा अगर आपने होम लोन ले रखा है तो उसमें आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट पे किया होगा वो अमाउंट भी इसी सेक्शन में कवर होगा। और इसके अलावा अगर आपने कोई LIC की पॉलिसी ले रखी है जिसका प्रीमियम आप पे करते हैं तो वो भी सेक्शन 80C के अंतर्गत आएगा। और इसके बाद में सेक्शन 80C में ही कुछ सब सेक्शन है, जैसे कि 80CCC। इसके अंतर्गत अगर आपने कोई पेंशन प्लान ले रखा है तो वो यहाँ पर दिखाया जा सकता है, उसकी छूट आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसी तरीके से एक और सब सेक्शन है 80CCD1, ये NPS और अटल पेंशन योजना के लिए है। तो अगर आप अटल पेंशन योजना में इन्वेस्ट कर रहे हैं या NPS आपका कटता है, आप NPS में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा NPS में जमा हो रहा है, तो इसका लाभ आपको सेक्शन 80C के अंतर्गत मिलेगा। तो अभी हमने जितने भी इन्वेस्टमेंट सेक्शन 80C के अंतर्गत बताए हैं, इनमें से किसी एक में, या हो सकता है कि आपने एक से ज्यादा चीजों में इन्वेस्ट कर रखा हो, तो उन सभी में आपने जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है उन सभी का जब हम टोटल करेंगे तो वो टोटल 1,50,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो 1,50,000 रुपए से ज्यादा है तो आपको अधिकतम 1,50,000 रुपए तक की छूट ही सेक्शन 80C के अंतर्गत मिलेगी। अब यहाँ पर सेक्शन 80C के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन सी सेविंग्स हैं, कौन कौन से इन्वेस्टमेंट हैं जो सेक्शन 80C में कवर होते हैं, तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं और सेक्शन 80C के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं इसके बाद में, जो कि है सेक्शन 80D। ये हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित है। अगर आपने अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है तो उसमें 1 साल के अंदर आप अधिकतम 25,000 रुपए तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं।
हालांकि आपको यहाँ पर सेक्शन 80D में एक बेनिफिट 50,000 रुपए का और भी मिलता है, जो कि हमने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ये बेनिफिट आपको सिर्फ उस कंडीशन में मिलता है जब आपने अपनी फैमिली के अलावा, तो यहाँ पर फैमिली से मतलब है आप और आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ और बच्चे, इनके लिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले रखा है, तो वो छूट आपको सिर्फ 25,000 रुपए की मिलती है। और इसके अलावा अगर आपने अपने पेरेंट्स के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ है और वो सीनियर सिटीजन में आते हैं, उनकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, तो वहां पर आपको 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा छूट मिल जाती है। तो अभी फिलहाल हमने उसको यहाँ पर नहीं दिखाया हुआ है, क्योंकि वो ऑप्शनल है, ऐसी कंडीशन हो भी सकती है और नहीं भी। तो इसी वजह से अभी हमने यहाँ पर सिर्फ 25,000 रुपए के अमाउंट को ही दिखाया हुआ है कि अगर आपने अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है तो आप अधिकतम 25,000 रुपए तक की छूट यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है सेक्शन 80CCD 1B, जो कि एनपीएस के अंतर्गत आता है। अभी हमने बात की थी सेक्शन 80C के सब सेक्शन 80CCD 1 के बारे में और बताया था कि ये सब सेक्शन एनपीएस से संबंधित है। अगर आप एनपीएस सब्सक्राइबर हैं, आपकी सैलरी से एनपीएस की कटौती होती है और जो एनपीएस की कटौती आपकी सैलरी से हो रही है, अगर आपकी सेविंग्स इतनी ज्यादा है कि वो कटौती आप इस सेक्शन के अंतर्गत 80CCD 1 में दिखा नहीं पाए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 80C में जो छूट मिल रही है वो सिर्फ 1.5 लाख रुपए की ही मिल रही है। हम मान लेते हैं कि आपकी जो एनपीएस की कटौती है वो 70,000 रुपए है और आपकी जो अदर सेविंग्स हैं वो 1,50,000 रुपए या उससे ज्यादा की बन रही हैं। तो क्योंकि यहाँ पर हम 80C में छूट सिर्फ 1,50,000 रुपए की ही प्राप्त कर सकते हैं, तो आपकी जो एनपीएस कटौती है उसका लाभ आप यहाँ पर नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए एक अलग से सेक्शन है 80CCD 1B, लेकिन यहाँ पर कंडीशन है कि इसमें आपका एनपीएस जितना भी डिडक्ट हुआ है आपकी सैलरी से, उसमें से अधिकतम 50,000 रुपए तक की छूट आप यहाँ पर अलग से प्राप्त कर सकते हैं। और आप यहाँ पर एक चीज और देख सकते हैं कि राइट साइड में जो न्यू टैक्स रिजीम है वहां पर आप इन सेविंग्स को नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेविंग्स को दिखाने का कोई प्रावधान नहीं है और इसी वजह से यहाँ पर हमने इसको ब्लैंक रखा हुआ है। तो इन छूट का लाभ सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में ही लिया जा सकता है, न्यू टैक्स रिजीम में नहीं। अब इसके बाद में आगे बढ़ जाते हैं। तो अभी तक हम जो अपनी डिडक्शंस और सेविंग्स दिखा चुके हैं उनका टोटल बन रहा है 4,75,000 रुपए और न्यू टैक्स रिजीम में सिर्फ जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिली थी वो यहाँ पर दिखाई पड़ रही है 75,000 रुपए। अब हमारी जो इनकम है वो 9,75,000 रुपए की है और यहाँ पर जो हमारी डिडक्शंस और सेविंग्स हैं वो हैं 4,75,000 रुपए की। तो इसको माइनस करने के बाद में अब जो हमारी टैक्सेबल इनकम होगी वो ओल्ड टैक्स रिजीम में निकल करके आएगी 5 लाख रुपए, जबकि न्यू टैक्स रिजीम में निकल करके आएगी 9 लाख रुपए। अब यहाँ पर आपको पता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में जब हमारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए या उससे कम होती है तो वहां पर हमें किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो टोटल टैक्स है वो अगर आपने इन डिडक्शंस और सेविंग्स का लाभ लिया है तो वो नील हो जाएगा, जबकि न्यू टैक्स रिजीम में आपको इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये वो सेविंग्स हैं और ऐसी डिडक्शंस हैं जो कि किसी एम्प्लॉय के द्वारा की जा सकती हैं। तो अब इस कैलकुलेशन के हिसाब से आप भी अपने आप को चेक कर सकते हैं कि असेसमेंट ईयर 2025-26 में आपकी कुल सेविंग्स कितनी है और उनके आधार पर आपको कितना टैक्स वहां पर पे करना पड़ रहा है। और अगर आप अपना टैक्स पूरा का पूरा बचाना चाहते हैं तो फिर आपको इन सेविंग्स में इन्वेस्टमेंट करना होगा और इस तरीके से आप अपना पूरा टैक्स बचा पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार।